नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको दंड व्यवस्था बताऊंगा। कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको कानून के बारे में बताया। आज दंड व्यवस्था का नंबर है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में इन दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, जो दंड शब्द है सुनने में बड़ा अप्रिय है, लेकिन ये बहुत वांछनीय है। क्यों? क्योंकि दंड का अस्तित्व संपूर्ण समाज के लिए हितकर है। किसी देश के नागरिक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें, बिना किसी भय के अपने कार्यों का संपादन कर सकें और अपने अधिकारों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग कर सकें, इसके लिए राज्य कानून बनाता है। और जो व्यक्ति उन कानूनों का उल्लंघन करता है उनके लिए वह दंड की व्यवस्था करता है। यह दंड इतना महत्वपूर्ण है कि इससे पूरे समाज की व्यवस्था बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी समाज के नागरिक या किसी भी तरह से समाज को संकट में डाला तो उसके लिए राज्य द्वारा दंड की व्यवस्था की गई है। एक बात ध्यान दीजिएगा, दंड का उद्देश्य अपराधी को समाप्त करना नहीं होता, बल्कि उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को समाप्त करना होता है। उस अमानसिक, जो उसकी मानसिक प्रवृत्ति होती है जिसके कारण वह अपराध करता है, उसको समाप्त करना होता है। अब कुछ दंड के आवश्यक तत्व बताए गए। तत्व देखिए, दंड का निर्धारण करते समय इन तत्वों का ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें 4 तत्व बताए गए हैं। पहला तत्व है अनुपात। अनुपात अनुपात का अर्थ जिस अनुपात में व्यक्ति ने अपराध किया है उसी तरह का उसे दंड मिलना चाहिए। पढ़ा होगा छोटे क्लास में, अनुपात समानुपात संबंधी, माने जिस तरह का अपराध किया है उसी तरह का दंड दिया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि छोटा सा अपराध किया और मृत्युदंड दे दिए, या बड़ा अपराध किया चाहेता है आपका, आपने उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी अपराधी ने जिस तरह का अपराध किया है उसी प्रकार का उसे दंड मिलना चाहिए। यह अनुपात को ध्यान में रखकर दंड का निर्धारण किया जाना चाहिए। दूसरा है विवेक। देखिए, दंड का निर्धारण करते समय न्यायाधीश को विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि किस परिस्थिति में व्यक्ति ने अपराध किया। अब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसको बहुत जोरों की भूख लगी और एक आदमी खूब ढेर सा खाना लेके बैठ के खा रहा है। उसने उससे मांगा 1 रोटी, उसने नहीं दिया, तो उसको भूख लगी है तो वो 1 रोटी लेके भाग गया। तो ऐसे अपराध के लिए उसे समझा बुझाकर छोड़ देना चाहिए, उसे दंड नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि विवेक का प्रयोग, न्यायाधीश को विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि किस परिस्थिति बस किसी व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपके पास बंदूक है, उधर से 10 लोग लाठी, बर्छी, भाला, कुल्हाड़ी लेके आ रहे हैं कि आपकी जान ले लेंगे। अब ऐसे में आप अपनी जान बचाने के लिए अगर रिवॉल्वर से बंदूक से गोली फायर करते हैं, अगर किसी को लग जाता है तो आपको मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जीवन की सुरक्षा में ऐसा किया, जानबूझ के ऐसा नहीं किया, आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति बन गई कि आपको ऐसा करना पड़ा। इसीलिए दंड का निर्धारण करते समय न्यायाधीश को विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि व्यक्ति ने किस परिस्थिति से विवश होकर ऐसा अपराध किया। तीसरी चीज है निष्पक्षता। देखिए,
न्यायाधीश को दंड का निर्धारण करते समय हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी बड़े आदमी के बेटे ने कोई अपराध किया तो उसका बड़ा नाम है तो न्यायाधीश उसके पक्ष में निर्णय दे दे, और कोई आम आदमी ने कोई अपराध किया छोटा सा उसको, और वह किसी बड़े आदमी के अगेंस्ट किया है तो उसको बड़े आदमी के प्रभाव में आकर आप दंड दे दें, कड़ा से कड़ा दंड दे दें। तो न्यायाधीश को दंड का निर्धारण करते समय निष्पक्षता का पालन करना चाहिए। और कहा भी जाता है कि न्यायपालिका निष्पक्ष होती है, यानी वह किसी के पक्ष में नहीं होती। वो जो साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, उनके आलोक में वह निर्णय देता है। इसीलिए कहा जाता है कि न्यायाधीश को दंड का निर्धारण करते समय निष्पक्षता तत्व का ध्यान दिया जाना चाहिए। चौथा, मानवता। देखिए, कहा जाता है कि न्यायाधीश जब भी दंड का निर्धारण करे या देखे कि अगला जो अपराधी वो भी मानव है, उसे कोई ऐसा नृशंस या अमानवीय दंड न दे जिससे पूरी मानवीयता कलंकित हो। यानी मानवीयता, उसको मानव मान के इस बात को ध्यान में रखकर दंड का निर्धारण किया जाना चाहिए, क्योंकि मानवीयता गायब हो जाएगी तो फिर पूरा समाज मानवीयता विहीन हो जाएगा, फिर अराजकता का माहौल फैलेगा। इसलिए न्यायाधीश को दंड का निर्धारण करते समय मानवीय पक्ष का ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो अपराधी है वह भी एक मानव ही है। अब किस परिस्थिति में, किस आलोक में उसने अपराध किया वो अलग बात है, लेकिन वह मानव है, प्राइमा फेसिया वह मानव है। उसको इस पक्ष को देखकर भी दंड का निर्धारण किया जाना चाहिए। ये दंड के तत्व थे। अब हम दंड के सिद्धांत देखते हैं। दंड के कुल 4 सिद्धांत हैं। पहला जो सिद्धांत है वह है प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत। शोधात्मक दंड सिद्धांत। देखिए, प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत क्या कहता है? प्राचीन काल में ये बहुत प्रचलित था। आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, खून के बदले खून। यानी दंड का निर्धारण प्रतिशोध की भावना से किया जाए। अगर किसी व्यक्ति ने किसी का हाथ काट लिया तो दंड का निर्धारण करते समय उस व्यक्ति से कहा जाता था उसका भी एक हाथ काट लो, या किसी दूसरे कर्मचारी का तो उसका भी हाथ काट लो। देखिए, ये प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत है, ये बदले की भावना से उत्पन्न होता है। और कहा जाता है कि बदले की भावना से राज्य नहीं चलता। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। राज्य इच्छा का परिणाम है। बदले की भावना से राज्य नहीं चलता, भय से राज्य नहीं चलता। इसलिए इस प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत जो बदले की भावना पर आधारित था, खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, यह उचित नहीं था। इसलिए इस सिद्धांत को स्वीकार्य नहीं किया गया। हालांकि प्राचीन काल में यह बहुत प्रचलित था और कांट और हीगल जैसे विचारकों ने इस प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत का समर्थन किया। दूसरा था निवर्तक दंड सिद्धांत या निवारक दंड सिद्धांत। निवर्तक, निवर्तक या निवारक। दंड सिद्धांत, इसमें क्या था कि दंड ऐसा दिया जाए जिससे समाज के लोगों को संदेश मिले कि अमुक व्यक्ति ने यह अपराध किया तो उसको इतनी कड़ी सजा मिली कि फिर दोबारा कोई हिम्मत न करे ऐसा अपराध करने। अरब कंट्रीज में ऐसा प्रचलित है कि अगर किसी ने कोई व्यभिचार किया या चोरी की तो ऐसा सुनने में आता है कि उसे जमीन तक पूरा सिर छोड़ के जमीन में गाड़ दिया जाता है और लोग पत्थर मारते हैं, वो तड़प तड़प कर मर जाता है।
या खुलेआम फांसी दे दी गई, या छोटी सी कोई अपराध हुआ उसके लिए बड़ी से बड़ी सजा दे दी गई, ताकि फिर दोबारा कोई, यानी यह समाज में संदेश देने के लिए ऐसा किया जाता है। निरोधात्मक कहते हैं या इसे निवृत्तात्मक कहते हैं या निवारक दंड सिद्धांत कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति इसको देखकर सबक ले, सीख ले कि अगर ऐसा अपराध हुआ तो फिर कठोर से कठोर सजा मिलेगी जो असहनीय होगी, इसलिए समाज का दूसरा व्यक्ति इस अपराध को न करे। यानी कि इस निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत का उद्देश्य था कि छोटे से छोटे अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा दे दी जाए कि समाज को संदेश मिले कि अगर यह अपराध किसी ने किया तो उसको बड़ी कठोर सजा मिलेगी और फिर समाज में कोई ऐसा अपराध न करे। अगर अर्थशास्त्र में देखें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो 17 ऐसे कठोर दंडों की व्यवस्था थी जिससे समाज को संदेश दिया जाता था, कि दिए जाने की व्यवस्था थी कि अगर किसी ने कोई अपराध किया तो उसको इतनी कठोर सजा मिल सकती। लेकिन इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई। यह सिद्धांत अनुपात और मानवीयता दोनों के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने जिस अनुपात में अपराध किया उसको उसी अनुपात में दंड दिया जाना चाहिए। और निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत भय पैदा करता है कि दंड के भय से लोग अपराध करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर समाज को उठाकर देखें तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि दंड के भय से लोग अपराध करना छोड़ दिए। निर्भया कांड हुआ, फांसी की सजा मिली, लेकिन क्या बलात्कार रुक गए? क्या हत्याएं रुक गई? नहीं। ये जो अपराध है वो एक अमानुषिक प्रवृत्ति है, ये मानसिक प्रवृत्ति है। मानसिक कारणों से कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसके अंदर जो अमानवीय प्रवृत्ति होती है उसके कारण अपराध करता है। तो दंड का उद्देश्य होना चाहिए कि अपराधी को नहीं, अपराध को समाप्त करे। लेकिन ऐसा दंड सिद्धांत अपराधी को ही समाप्त करने की बात करता है। और भय के कारण, मैंने फिर कहा कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। राज्य शक्ति पर भय के आधार पर नहीं चलता, हमारी सहमति के आधार पर, एक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के आधार पर राज्य चलता है। इसलिए इस निवृत्तात्मक या निरोधात्मक दंड सिद्धांत की आलोचना की। तीसरा था सुधारात्मक दंड सिद्धांत। इस दंड सिद्धांत का मानना था कि कोई व्यक्ति अपनी मानसिक असंतुलन के कारण अपराध करता है तो ऐसे में उसे कड़ी से कड़ी सजा देकर या उसको फांसी देकर उसको समाप्त कर देने से आपराधिक प्रवृत्ति समाप्त नहीं हो जाए। अगर ऐसे व्यक्तियों को सुधार का मौका दिया जाए, कि उनको प्रायश्चित का मौका दिया जाए कि उन्होंने जो अपराध किया उसके लिए वो प्रायश्चित कर ले और फिर कुछ दिन बाद एक अच्छा नागरिक बनकर राज्य में अपना योगदान दे, इसके लिए सुधारात्मक दंड सिद्धांत कहता है कि मनुष्य जानबूझ के अपराध नहीं करता, किसी अपनी मानसिक अवसाद के कारण, कि अपनी अमानसिक स्थिति के कारण कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ऐसे व्यक्तियों को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। मान लीजिए किसी ने अचानक दिमाग में कुछ ऐसा आ गया, अचानक उसने अपराध कर दिया, अब उसको फांसी लगा दीजिए, वो व्यक्ति खत्म हो गया। उसको प्रायश्चित करने का, सुधरने का मौका दीजिए, हो सकता है वो सुधर के देश का एक अच्छा नागरिक बन सके। तो ये जो सुधारात्मक दंड सिद्धांत या आदर्शात्मक दंड सिद्धांत यह मान के चलता है कि व्यक्ति को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। इसकी भी आलोचना की गई कि देखिए, ऐसे व्यक्ति को सुधारा जा सकता है जिसने अनजाने में अपराध किया या पहली बार अपराध किया, या कोई बालक हो जिसने अबोधता के कारण अपराध किया हो। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपराध को अपना व्यवसाय बना लिया, ऑक्यूपेशन बना लिया हो, ऐसे व्यक्ति को क्या सुधारात्मक दंड सिद्धांत से सुधारा जा सकता है? जैसे कसाब, अफजल गुरु, ओसामा बिन लादेन, राणा टाइप के जो आतंकवादी हैं,
जिनको किसी की हत्या करने में थोड़ी सी झिझक भी नहीं होती, वो ये भी नहीं सोचते कि ये मनुष्य है, हमारे ही जैसा मनुष्य है। उन्होंने अपराध को, हत्याओं को व्यवसाय बना लिया, आतंकवाद को व्यवसाय बना लिया। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या सुधारात्मक दंड सिद्धांत को लागू किया जा सकता है? नहीं लागू किया जा। अगर ऐसा व्यक्ति जिसने, जैसे किसी बच्चे ने अपराध कर दिया तो ठीक है, उसको सुधार गृह में रखे, उसको सुधार के अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है। या किसी व्यक्ति ने अचानक किसी परिस्थिति जन्य पहली बार अपराध कर दिया, उसकी इच्छा नहीं थी अपराध करने के लिए, हो गया, तो उसे सुधारा जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपराध को अपना व्यवसाय ही बना लिया हो, गला काटने को, हत्या करने को, ऐसे व्यक्ति के साथ सुधारात्मक दंड सिद्धांत से उसे सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए इसकी आलोचना है। चौथा था ग्रीन का आदर्शात्मक दंड सिद्धांत। आदर्शात्मक दंड सिद्धांत। अब देखिए ग्रीन क्या कहते हैं। ग्रीन कहते हैं कि इन तीनों सिद्धांतों में कमियां हैं लेकिन अच्छाइयां भी हैं। ठीक है, प्रतिशोध, राज्य का काम प्रतिशोध लेना नहीं, दंड का उद्देश्य प्रतिशोध लेना नहीं, लेकिन उसके भी कुछ अच्छी चीजें हैं कि कभी कभी प्रतिशोध की भावना समाज के लिए उचित होती है। उसी प्रकार कभी कभी निवृत्तात्मक या निवारण सिद्धांत जो कहता है कि समाज को संदेश दिया जाए, छोटे से छोटे अपराध के लिए बड़ी से बड़ी सजा देकर समाज को संदेश दिया जाए, ठीक है, इसमें कमियां हैं लेकिन इसमें भी कुछ अच्छाइयां हैं, और सुधारात्मक दंड सिद्धांत में भी कुछ अच्छाइयां हैं। तो ग्रीन का जो आदर्श सिद्धांत है वह इन तीनों उपरोक्त तीनों प्रतिशोधात्मक, निवृत्तात्मक और सुधारात्मक दंड सिद्धांत की कमियों को समाप्त करके उनके अच्छाइयों को लेकर मिलाकर एक आदर्श दंड सिद्धांत बनाता है। क्या कहता है ग्रीन कि आवश्यकता पड़े तो प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत का प्रयोग कीजिए, आवश्यकता हो तो निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत का प्रयोग कीजिए, और अगर आवश्यकता हो तो सुधारात्मक दंड सिद्धांत का प्रयोग। जैसे मान लीजिए कसाब जैसा आतंकवादी है, तो ऐसे आदमी को प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए, तुरंत इसको मार देना चाहिए, इसको फांसी दे देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आतंकवादी हैं उन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया, उनके साथ प्रतिशोध की भावना रखनी चाहिए। दूसरी तरफ बलात्कार जैसे घिनौने अपराध के लिए जो अपराधी हैं उनको फांसी की सजा देकर समाज को संदेश देना चाहिए कि अगर किसी ने ऐसा किया तो फिर दोबारा ऐसा किया तो उसके साथ भी ऐसा होगा, समय परिस्थिति के अनुसार। और जिस व्यक्ति ने पहली बार अपराध किया या कोई बालक है, अनजाने में अपराध हो गया, ऐसे व्यक्ति को सुधारात्मक दंड सिद्धांत के अनुसार सुधार कर अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये था ग्रीन का आदर्श, यानी तीनों के गुणों से युक्त और तीनों के दोषों से मुक्त, तीनों को समाहित कर दिया ग्रीन ने अपने आदर्शात्मक दंड से। और फिर कहा कि दंड का उद्देश्य अपराधी को समाप्त करना नहीं, उस आपराधिक प्रवृत्ति को समाप्त करना है जो समाज के लिए खतरा है, जो नागरिकों के अधिकारों के लिए खतरा है, जो शांति और सुव्यवस्था के लिए खतरा है। ऐसे लोगों को अब दंड देना अत्यंत आवश्यक है। अब उसमें आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, न्यायाधीश को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को कौन सा दंड दिया जाए ताकि अपराधी समाप्त न हो, उसकी आपराधिक प्रवृत्ति, समाज में जन्म लेने वाली आपराधिक प्रवृत्ति समाप्त हो जाए। मित्रों, ये था दंड सिद्धांत। आगे किसी अन्य वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे, किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।